अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। एक और मॉर्निंग आपकी फ्रेश करने के लिए आपकी खिदमत में एक बार फिर से हम हाजिर हैं। नाज़रीन, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है हमारे सिबलिंग्स। जो आपका दुनिया में आने से पहले सबसे पहला दोस्त होता है वो आपके सिबलिंग्स होते हैं। इसको आप कह सकते हैं वो आपके क्राइम पार्टनर भी होते हैं। आपके हर काम में, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, वो आपका साथ देते हैं। कोई आपने राज छुपाना हो या जो आप चाहते हो कि ये अम्मी या अबू तक ना पहुंचे, आप उनको अपना साथी बनाते हैं। लेकिन जब तक वो चाहते हैं तब तक आपका राज रहता है। अगर वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे कि अगर अब तुमने ये ना किया तो मैं जाके अम्मी को बता दूंगी, अगर तुमने ये ना किया तो मैं अबू को बता दूंगी, तब तक वो राज रहता है। अगर वो चाहे तो वो फाश हो जाता है। इसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको स्कूल में तंग कर रही हो, जो आपके साथ प्रॉब्लम हो, अगर आपको कंधा रख के रोने के लिए, आपको रोने के लिए किसी का कंधा चाहिए तो आपके बहन भाई मौजूद होते हैं। अगर आपको शिकायत करनी होती है तो आपके बहन भाई मौजूद होते हैं। अगर आपने अपने दोस्तों की शिकायत करनी है कि उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, तो आपके बहन भाई आपके साथ मौजूद होते हैं और वो बदला लेने के लिए सबसे आगे होते हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम ऐसा आता है कि जो घर के बड़े बहन भाई होते हैं उनको एक एग्जाम्पल बनना होता है अपने बाकी बहन भाइयों के लिए। उनको एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करनी होती है कि जो उनके पीछे बहन भाइयों की लॉट है वो उसको फॉलो करके एक अच्छा इंसान बन सके। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है और उनको कहा जाता है कि अगर तुम अच्छे बनोगे तो देखना तुम्हारे सारे बहन भाई जो हैं आपको फॉलो करेंगे और वो भी आप ही के नक्शे कदम पे चलेंगे। उसके बाद फिर आप देखें, एक ऐसी चीज़ आ जाती है जो यकीन नहीं आती और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। बहुत सारी फैमिलीज़ में और बहुत सारी जगहों पे हमें देखने को मिलता है कि वही सिबलिंग्स जो आपके सबसे पहले दोस्त होते हैं वही आपके दुश्मन बन जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? जहाँ आपने अपना उसको दोस्त बनाया है, आपने अपनी सारी फीलिंग्स उसके साथ शेयर की हैं, हर दुख सुख ज़िंदगी का शेयर किया, इसके बाद ऐसा क्या हुआ है कि वो भाई आपका दुश्मन बन गया है? जायदादों के पीछे हमने कत्ल होते देखे हैं। बहनों बहन भाई बहन बहन की दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन हो चुका है। कत्ल कर देते हैं या करवा देते हैं, उनके बच्चों का हक खा जाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक तरफ हमें ये सुनने को मिलता है कि बहन भाइयों का जो खून है वो ऐसा है कि अगर इसके दरमियान में कोई डंडा भी मारा जाएगा ना, वो वापस पानी की तरह एक हो जाएगा। इसके अलावा फिर हम दूसरी तरफ ये सुनते हैं कि भाई भाई का दुश्मन हो गया, अब उसका खून का प्यासा हो गया, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहा, टांग खींच रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अगर वो आगे बढ़ना चाह रहा है उसको पीछे खींच रहा है कि कहीं ये मेरे से आगे ना हो जाए, मतलब कि तरक्की नहीं देख सकता। उसके अंदर ये जेलसी का एलिमेंट आ जाता है। ये जेलसी का एलिमेंट आता क्यों है? कभी आपने सोचा है कि हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत ऐसी की होती है या उनका हमारे साथ कुछ रवैया ऐसा होता है जो हमें इस जेलसी के एलिमेंट की तरफ लेके जाता है? जो आप हमारे साथ मेहमान आज मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये जेलसी का एलिमेंट आता क्यों है। एक माँ बाप की औलाद है, माँ बाप हर बच्चे को प्यार करता है। हाँ ठीक है, कोई थोड़ा ज़्यादा लाडला होता है, थोड़ा कोई कम लाडला होता है, लेकिन वो हर किसी को तवज्जो एक देते हैं, क्योंकि तकलीफ़ अगर किसी भी बच्चे को हो तो माँ बाप को बराबर की तकलीफ़ होती है। हम अपने मेहमान से भी पूछेंगे और आपने भी जाके ज़रूर बताना है कि इस जेलसी की असल वजह क्या होती है। सबसे पहले अपने मेहमान का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान है, एसोसिएट प्रोफेसर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के, पीएचडी जापान से की है, पोस्ट कार्ड कनाडा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बहुत भैया। शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और हमारे शो में आए। सर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जो सिबलिंग्स है एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। सिबलिंग मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है क्योंकि एक्चुअली दोस्त तो वो चीज़ नहीं, बाज़ औक़ात होते जो सिबलिंग्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। शुरू के साथ उनसे इंसान पलता है, बढ़ता है, साथ एक ही जगह खाया पिया और सारा कुछ करता है इंसान। लेकिन मैं समझता हूँ जब उनके अंदर मोहब्बत है वो इतनी ज़्यादा होती है कि कोई चीज़ उसकी जगह नहीं ले सकती। और बाज़ औक़ात ये जो मसाइल बनते हैं उसमें इंसान की दुनियावी लालच सामने बिल्कुल। आती है और अपने जो खुद की औलाद है वो बाज़ औक़ात उनको अपने भाइयों से लड़ा देती है, बहनों से लड़ा देती है। मैंने देखा है लोगों को जो अपने भाई बहनों से लड़ रहे होते हैं, उसकी वजह ज़्यादातर दो ही चीज़ें मुझे तो नज़र आई हैं। एक मामला पैसे के मामलात हैं, फाइनेंशियली डीलिंग जो है वो उनकी सही नहीं होती, और दूसरी जो है अपनी औलाद के हवाले से बहुत ज़्यादा खुदगर्ज़ी जो है इंसान को अपने ही भाइयों और बहनों से लड़ा देती है। बिल्कुल ये वो ऐसे ही। चीज़ है जो ऐसे ही। मैं समझता हूँ अपनी औलाद शायद लोगों को अपने भाई बहनों से भी ज़्यादा प्यारी होने लगती है, और जब वो प्यार इतना बढ़ जाता है तो कि उन्हें नज़र ही नहीं आता है कब अपने भाई बहनों को ही उन्होंने अपना दुश्मन बना लिया। लेकिन सर, आप बिल्कुल, आपकी बात बजा है कि औलाद की वजह से बहन भाई आपस में लड़ रहे होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमें औलाद लगता है कि हमारा बुढ़ापे का सहारा है।
लेकिन वो एक सर्टेन एज तक हमारे साथ होती है, उसके बाद अगर हमें कहीं प्रॉब्लम आई है तो हमें वापस से अपने बहन भाइयों से ही रुजू करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हम पहले क्यों नहीं सोचते हैं? अब तो यहाँ तक हम कह देते हैं फलां आएगा तो मैं नहीं आऊँगा, फलां आएगा तो वो भाई आएगा या वो बहन आएगी तो हम नहीं आएंगे। तो वो इस हद तक जाने का रीज़न शुरू से ही वो बच्चे तो नहीं होते, और कोई भी तो वजूहात दरमियान में होती हैं जो जेलसी होना स्टार्ट हो जाती है। वो कहाँ से स्टार्ट होता है एलिमेंट जेलसी का? वो जेलसी का एलिमेंट शायद वहाँ से स्टार्ट होता है कि इंसान कहता है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मुझे या मेरे बच्चों को मिलनी चाहिए, शायद वो दूसरों के बराबर हो। अगर किसी की वो जब कम होना शुरू हो जाती है तो शायद उन्हें फिर प्रॉब्लम बनता है। जहाँ तक वालदैन भाई बहन, मैं समझता हूँ कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो बाज़ वक़्त इंसान को वालदैन और बहन भाई भी उस तरीके से याद नहीं आते, लेकिन जैसे ही उसको कुछ प्रॉब्लम होती है फिर उसको अपने वालदैन, उसकी वालदा, वालिद साहब और भाई बहन जो है याद आना शुरू होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब कनाडा में था तो मेरी वालदा हज पे गई तो मुझे अपने बच्चे बहुत याद आते थे वहाँ पे। मैं वहाँ अकेला था तो मैंने अपनी वालदा से कहा वो हज पे, मैंने कहा माँ मुझे आपकी बहुत याद नहीं आती एज़ कम्पेयर टू मुझे अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आती है, तो क्या ये कोई मुनाफ़क़त तो नहीं मेरे अंदर? तो मेरी वालदा ने मुझे बताया, कहती बेटा मुझे भी अपने ही बच्चों की याद आती है और अपने माँ बाप की उस तरह याद नहीं आती। कुदरती तौर पर इंसान शायद ऐसा है कि उसे अपने बच्चे जो हैं शायद सबसे ज़्यादा अजीज हो जाते हैं। और क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चलता है तो अपने बच्चे पसंद हैं, लेकिन जब जैसे ही कुछ होता है उसको कोई तकलीफ आती है फिर उसे माँ बाप याद आते हैं, और जैसे उसे किसी कंधे की ज़रूरत पड़ती है फिर उसे अपने भाई बहन याद आते हैं, क्योंकि उस दौरान अपनी औलाद भी शायद वो अपनी मस्ती में लगी होती है दुनिया की, और जब उस दौरान जो है उसके भाई बहन उसके काम आ सकते हैं। ख़ासकर जब इंसान की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो तब उसको ज़्यादा अपने भाई बहनों की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन उसी दौरान कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा रिश्तों में बच्चों के, और वहाँ पे जाके वहीं पे वो लड़ाई और फसाद एक दूसरे के साथ कैसी फीलिंग वो ऐसी डेवलप हो जाती है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, शादी ब्याहों पे एक दूसरे के लिए वो आना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने बच्चों और दूसरों की सुनी सुनाई बातों में ये भूल जाते हैं कि वही उनका भाई, वही उनकी बहन, इकट्ठे मिलकर उन्होंने वक्त गुजारा। और इसमें जो हमारे यहाँ बॉन्डिंग है, फॉर एग्जांपल सिस्टर अगर है उसकी शादी होगी तो उसका हस्बैंड किस तरह सोचता है, भाई है अगर उसकी शादी है तो भाभी कैसे सोचती है, वो अकेला भाई या बहन अकेले डिसाइड नहीं कर रहे, तो उनकी पूरी फैमिली होती है पीछे जिसको देख के शायद चलना होता है। साइकोलॉजी ने हर चीज़ के बारे में तहकीक कर ली है, लेकिन साइकोलॉजी इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकी कि ये जो जेलसी का जो एलिमेंट है जो बहन भाइयों में आ रहा है, एक खून के रिश्ते में आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। सर आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 तो बच्चे। आपने कभी उनके अंदर देखा है कि जो आप अपने बहन भाइयों के साथ आपकी शरारतें थी वो शरारतें उनके अंदर भी हैं? उनके अंदर भी हैं और बाज़ का तो उनसे ज़्यादा भी लगती है। कहीं पे मुझे आज के इस दौर में प्यार हमारे बहन भाइयों से भी ज़्यादा उनके अंदर नज़र आता है, और कहीं पे उनका प्यार कम होता भी नज़र आता है। आजकल गैजेट्स ने दोस्तों की जगह ले ली है, गैजेट्स ने टेलीफोन, उसमें मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उन्होंने भाइयों की भी जगह ले ली। वो आपस में ज़्यादा टाइम बॉन्डिंग बाज़ वक़्त नहीं बना पाते, और स्कूलिंग भी इस तरीके से ज़्यादा एक्सेसिव स्कूलिंग की वजह से उन्हें इतना टाइम ही नहीं मिलता बच्चों को कि आपस में बॉन्ड डेवलप कर सके। उस सूरत में वालदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनके दरमियान हार्मनी क्रिएट रखें, कोशिश करते हैं। फिर अगेन उसमें सही का सपोर्ट करें या इक्वालिटी करें, ये एक ऐसी ऑप्टिमाइजेशन है जो हमेशा रहती है, क्योंकि बाज़ का सही के लिए एक बच्चा फेवरेट हो लगने लगता है और बाकी जो है नहीं लगता, और यहीं से फिर वो जेलसी का एलिमेंट होता है। शुरू से आपने सपोर्ट ही इसको किया है, इसीलिए वो यहाँ पे पहुंच गया। आप हमें भी सपोर्ट करते तो शायद हम भी यहाँ पर अच्छा सर, अब आपके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं, आपको कितना अर्सा हो गया बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए? मुझे 15 साल हो गए। 2008 में मैं यहाँ पे एज ए टीचर आया था पहली दफ़ा। जिससे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद मैंने डिग्री की, और मैं अंडर ग्रेजुएट करने के बाद फ़ौरन इधर आ गया। फिर उसी दौरान इसी यूनिवर्सिटी ने मुझे मौका दिया मास्टर, PhD और पोस्ट डॉक के लिए। मैं मुख्तलिफ औकात में बाहर जाता रहा हूँ, ठीक है, और मैंने ऑलमोस्ट 8-10 कंट्रीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र किया है, दुनिया का एक्सपीरियंस लिया, और अपने स्टूडेंट्स में कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकली उनको इम्प्रूव कर सकें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर। अच्छा सुल्तान साहब, आपको बाहर जाके स्टडी कंप्लीट करने का शौक़ था या आपको मौका मिला? आपने पाकिस्तान से क्यों नहीं अपनी स्टडी जो है कंप्लीट की? मेरा ख्याल शौक़ तो सभी को है पाकिस्तान में, क्योंकि ये नेचुरल है, जबकि अपॉर्चुनिटी सबके पास उस तरह से नहीं होती। पाकिस्तान में या बाहर है लोगों को शौक़ कंप्लीट करने? हर जगह पे लोगों को शौक़ है। मुझे लगता है यहाँ के लोगों को जो है जितना भी पढ़ ले, वो कहते हैं हमें जो बाहर का एक टैग है ना वो ज़रूर लगा होना चाहिए हमारी। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका के लोगों की तो वो भी कोशिश करते हैं हम भी UK चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस ले, क्योंकि जैसे इंसान माहौल को चेंज करता है तो वो डिफरेंट
जो सोसाइटीज़ को देखता है और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखता है यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ वो डिफरेंट तरीके से चीज़ें सीख रहा होता है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मेरे केस में भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैंने सीखा है। तो हमारा मुल्क बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे मुल्कों से आगे है। बस हमारे यहाँ रिसोर्सेज का मिसयूज़ है और बस ये चीज़ों पे अगर हम काबू पा लें तो हम सबसे अच्छी नेशन बन सकते हैं। अच्छा सर, आपको एग्रीकल्चर ही फील्ड आपने ज्वाइन क्यों की? डॉक्टर और अगर दूसरा देखा जाए आर्मी वाली साइड पे, या पायलट, अगर बच्चों से पूछा जाए डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे या टीचर बनेंगे? मैं समझता हूँ भाई एफएससी के बाद अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैंने की, उसकी एक वजह ये थी कि शायद मेरा मेरिट उसमें बना। ठीक है। हमारे यहाँ ये मुल्क में फॉर एग्जांपल कोई एमबीबीएस का अगर करना चाहता है, चाहे उसके 1000 से ऊपर भी नंबर हैं, तो उसको कहाँ मौका मिलता है? नहीं, ये ऐसा कंट्री उस हिसाब से रिसोर्सेज नहीं है कि जो चाहे तो वो कर ले, ऐसा तो है नहीं। ख्वाहिशात तो वहीं दफन हो जाती हैं शुरू से ही, लेकिन फिर इंसान को जो मौका मिलता है इंसान उसके अंदर कोशिश करता है अपने मैक्सिमम एफर्ट देने की, ताकि मुल्क को मिल्लत के लिए कुछ ना कुछ कर सके। वो ही हमने कोशिश। सर मुझे तो लगता है सुल्तान साहब कि अब ना मेरिट भी हमारा बहुत हाई हो गया, क्योंकि बच्चे अगर इस तरफ आना भी चाहते हैं ना जनरेशन, तो वो रुक जाती है कि बड़े बड़े लोग रह जाते हैं मेरिट से। अब तो बहुत कम मार्जिन दिया गया है, चाहे आप मेडिकल की फील्ड में ले लें, इंजीनियरिंग में ले लें, बहुत कम मार्जिन है जिससे बच्चे पास होते हैं। आप यहाँ की पढ़ाई में और आप माशाल्लाह इतना अरसा बाहर लगा के, उसमें क्या फ़र्क देखते हैं? एक तो फ़र्क बुनियादी तौर पे ये है कि वहाँ पे अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है। ठीक है। इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर्स ज़्यादा अच्छे हैं और रिसोर्सेज वो एजुकेशन में जो फंड है वो बहुत ज़्यादा लगाती हैं बाहर की कंट्रीज़ जो हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बजट बहुत थोड़ा है जो एजुकेशन पे लगता है, एक नहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर दूसरा अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स के अंदर, मतलब हमारे यहाँ कितने पेरेंट्स हैं इस टाइम जो खुद यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं, तो वो कैसे उनको बताएंगे? एक मुकाबला सा है सोसाइटी के अंदर कि पैसा या तालीम, हालांकि दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरत। किसी एक को भी छोड़ेंगे तो चलेगा नहीं ना। तो वो जंग जो है सोसाइटी में चलती रहती है, कभी पैसा जीत जाता है, कभी एजुकेशन जीत जाती है, हालांकि वो दोनों की ज़रूरत है और बुनियादी ज़रूरतें हैं। तो बाहर जो है लोग एजुकेशन के टाइम पे सिर्फ एजुकेशन करते हैं और उतना ही पैसा कमाते हैं जितने उनके एजुकेशन के लिए ज़रूरत होती है। और उसके बाद जैसे ही वो अपनी एजुकेशन मुकम्मल करते हैं 25 साल के करीब, उसके बाद वो अर्निंग की तरफ आते हैं। हमारे यहाँ बच्चे को शुरू से ही कोशिश की जाती है कि वो बिज़नेस की तरफ जाएगा, चाहे वो अभी 10 साल का है तो उसको एक अप्रोच बना दी जाती है, या अगर कोई पढ़ने जा रहा है तो उसकी टारगेट है नौकरी, जबकि बाहर ऐसा नहीं है। वो एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए, विजन के लिए एजुकेशन हासिल करता है, ना कि नौकरी के लिए। जब वो हमारे अप्रोच ही एक नौकरी की हो जाए तो फिर वो उस तरीके से शायद वो गेन नहीं कर पाता नॉलेज। मतलब मेरा ख्याल है अपने बच्चों को पढ़ाते भी इसीलिए कि इस तरह पढ़ना है कि फलां नौकरी तुम कर लो। बच्चों के जहन में हम यही डाल देते हैं, अगर ये नहीं करना तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। वो वहां तक तो पहुंचा ही नहीं है, हमने उसका पहले ही जो है ना वो क्लियर कर दिया है काम, अगर ये ना कर सके तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, एंड तुम्हारा यही है, इससे ज्यादा तुमने आगे नहीं जाना। ऐसे ही इसकी वजह से भी बच्चों का मोराल जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। मोराल, वो अपनी अंदर की फीलिंग को कभी निकाल ही नहीं पाते। शायद एक बच्चा अच्छा कुक बनना चाहता था, लेकिन ये तो मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने पेरेंट्स ने कहा कि हमारा बच्चा कुक बनना चाहता है। फॉर एग्जांपल मेरा अपना बच्चा, एक बड़ा बेटा, वो चाहता था है कि भाई वो पुलिस में जाए ना। आई डोंट नो उसको अपॉर्चुनिटी होंगी कि नहीं, लेकिन अगर बाहर किसी कंट्री में वहाँ अपॉर्चुनिटी होती है, अगर कोई ख्वाहिश से, अपनी खुशी से, और मैं कहता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी कि व्हेन यू लव योर जॉब देन यू डोंट नीड टू वर्क। जब आप अपनी जॉब को पसंद करते हैं, काम को पसंद करते हैं, फिर आप काम करते हुए ऐसा लगता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ तो एक गेम में लगा दिया है, मुकाबले में, और एक दूसरे के साथ कोई मुकाबला चल रहा है। सुल्तान साहब, हमारे माशी हालात भी ऐसे हैं, हमें मजबूरी है कि अगर बच्चे ने अच्छा पढ़ना है तो हमने उसको कह दिया है कि एफए के बाद या एफएससी के बाद कुछ ऐसा ज़रूर करना है कि आगे की अर्निंग और लर्निंग आपने अपने सर पे करनी। इसकी वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। एग्जैक्टली, ये सबसे मेन वजह है। इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइजेशन की वजह से घरों में जब खाने को पूरी चीज़ें नहीं है और माल न्यूट्रिशन है और मतलब हेल्थ लोगों की अच्छी नहीं है, पेरेंट्स को देख रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं सारी उम्र लगा के घर नहीं बना सके या हज पे नहीं जा सके, तो मॉरली अपने आप को सिर्फ इस पोजीशन पे रखते हैं कि शायद हमें इतना मजबूत होना है कि फाइनेंशियली बेहतर हो जाए। तो फिर बाद में अपनी चाहत जो है उनकी एजुकेशन के पर्टिकुलरली बिलोंग, वो पीछे दब सी जाती है कि उन्हें कभी एहसास ही नहीं होता
कि वो क्या बनना चाहते थे, वो बस चलते जाते हैं चलते जाते और हैं। सर उसका जहाँ भी खमियाजा पहुंचते उनकी औलाद भुगतती है, क्योंकि जो चीज़ें वो पूरी नहीं कर सके वो उन्होंने अपनी औलाद के कंधों पे डाल दी हैं। यस, कि आपने हमने नहीं किया, अब तुम हमें ये दिखाओगे, अगर हम यहाँ नहीं जा सके तो तुम पढ़ लिख के कमा के हमें यहाँ लेके जाओगे। एग्जैक्टली। तो वो बच्चा मेंटली प्रेशराइज हो जाता है कि मैंने अपने माँ बाप का ये ख्वाब भी पूरा करना है, मेरे पास इतने वसाइल भी नहीं है, मैं पढ़ने में भी मेरा ख्याल मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है, मैं वो भी नहीं अवेल कर सकता। तो इस तरह बहुत से मसाइल है जिसकी वजह से बच्चे जो है वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। अच्छा सर, अब पाकिस्तान में जो ज़राअत को किन किन मसाइल का सामना है इस टाइम? इस टाइम हमारी ज़राअत जो है पर एकड़ यील्ड जो है हमारी 1 एकड़ से जो हम ले रहे हैं वो बहुत कम है। अगर हम कंपेयर करें किसी भी डेवलप कंट्री से, तकरीबन 2 से 3 गुना कम है। ठीक है, हमें अपनी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी वाइज। ठीक है। अगर हम चाइना की बात करें, उनके जो टॉप गोल्स हैं नेशन के टॉप गोल्स, उनमें से एक गोल ये है कि एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करना है, यानी कि कौम के गोल हैं। अब जबकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर को उतनी रिस्पेक्ट हासिल नहीं है। बिल्कुल ऐसे मतलब ही। कोई हमारे यहाँ मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की भी अगर बात की जाए, कोई हमारी औरत जो है वो खेती बाड़ी नहीं करना चाहती, हालांकि चाइनीज कर रही होती है, कर रही लेकिन वो होती है। पॉजिटिव साइड सारी लेना चाहती है, लेकिन अगर कोई साइड डिफरेंट है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना अच्छा चाहती। सुल्तान साहब, आप एक और बात से एग्री करेंगे, हमें वो देखती हुई तो बहुत अच्छा, हाँ दिखती हुई तो बहुत अच्छी लगती है काम करती हुई, लेकिन हम खुद ये नहीं कहेंगे कि हमारी खवातीन भी निकल के काम करें या हम खुद भी एज अ लेडी Exactly. काम करें। क्योंकि इसमें सोसाइटी का रोल इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी ने इसको डिस्करेज किया है। कौन सा बड़ा नाम, जो बड़ा थिंक टैंक हमारे मुल्क का, चाहे पॉलिटिकल कहें या जुडिशरी में कहें, कोई ऐसा बड़ा कोई साइंटिस्ट, कोई जिनकी बेगमात जो है एग्रीकल्चर करती है, ऐसा नहीं है। इसलिए जब वो देखते ही नहीं है, जो दिखता उसको नजर नहीं आता रोल मॉडल, तो फिर वो हम बनाना भी नहीं चाहते। हम बनाना भी नहीं चाहते, ये ठीक हो गुस्सा गया। अच्छा, फार्मर्स क्यों नहीं टेक्नोलॉजी को अवेल कर रहे हैं अगर उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं? पहले होता था कि साल में एक ही फसल लगती थी और वो ही जो थी उन्होंने काटनी होती थी। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है, उसके बावजूद वो इतना पीछे क्यों है? काफ़ी हद तक फार्मर्स इंप्रूव किए हैं, गवर्नमेंट की काफ़ी हद तक सपोर्ट भी रही है। ठीक है। पंजाब बाकी सूबों की निस्बत बहुत अच्छा है और उसमें बहुत सारा हमने इम्प्रूव किया है। लेकिन अगर हम देखें पिछले 30 सालों में हमारी यील्ड बहुत बढ़ गई है, लेकिन अभी उसको मज़ीद बढ़ने की ज़रूरत है। उसमें जो टेक्नोलॉजी दुनिया में इम्प्रोवाइज हो रही है वो हमारे पास नहीं पहुंच रही। हमारी जो खुद की इंजीनियरिंग है या खुद की, वो शायद उस लेवल पे नहीं है कि उसको अडॉप्ट कर पाए। और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी आई है और उसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। तो जब तक ये चीज़ नहीं, और हमारा फार्मर जो है वो ज़्यादातर इलिटरेट है और कम पढ़ा लिखा, आल्दो वो बहुत स्मार्ट है, ठीक है। वो बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि कौन सी फसल लगानी, लेकिन स्टिल टेक्नोलॉजी से शायद वो उतना अवेयर नहीं है जितना उसको होना है। चाहिए। और स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, ज़्यादातर की ज़मीन थोड़ी है। बड़े फार्मर्स तो आज भी हमारे जो हैं अच्छी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेकिन छोटे फार्मर वही आगे बाप से आगे औलाद में ज़मीनें तकसीम होती जाती हैं और वो फिर छोटे फार्मर से छोटे फार्मर, उनके पास इतने शायद रिसोर्सेज नहीं है और वो अपने साल की बस गंदम ही पूरी करने पे लगे हैं। हाँ बिल्कुल ताकि ऐसा ही वो है, रोटी पूरी हो उससे जाए, आगे बस नहीं जा उससे रहे आगे वो नहीं उससे। जा पा रहे। अच्छा सर, बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह प्रोफेसर 15 साल, आपके डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं इस टाइम एग्रीकल्चर में? हमारे डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स या टीचर्स में क्या है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में हमारे पास तकरीबन कोई 200 के करीब स्टूडेंट्स हमारे डिपार्टमेंट तो में। सर ये कम नहीं? काफ़ी कम है, लेकिन ये प्रोफेशनल डिग्री हमारी जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है वो लिमिट करती है हमें कि इससे ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन नहीं करने, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन किया जा सके। अच्छा, इसमें कितने लोग सुल्तान साहब अपनी मर्जी से आए, अपने शौक से आए, और कितने लोग हैं जो मेरिट ही उनका ये बना? मैं समझता हूँ 20 से 30% शौक से आए हैं। अच्छा, लेकिन अक्सरियत ऐसे हैं जो जिनका मेरिट यही बना, मेरिट ही। क्योंकि लोगों को वो डिग्री करना कूल जिसको सोसाइटी में कूल लगता है ना, वो करना चाहते हैं, चाहे उसकी मुल्क को ज़रूरत हो चाहे ना उनको हो। रोज़गार को। हालांकि ये बिल्कुल। डिग्री हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है, मुल्क की इसको ज़रूरत है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि मुल्क में खुराक को पूरा किया जा बिल्कुल सके ऐसे और ही। लोगों की लाइवलीहुड को बेहतर किया जा बिल्कुल सके, ऐसे ही। फार्मर्स की लाइफ को बेहतर किया जा सके। तो लेकिन वो अवेयरनेस उस तरह से नहीं है। अगेन वो खेती बाड़ी करने को लोग उस तरह से कूल नहीं लेते। अच्छा, इंजीनियरिंग में अगर एग्रीकल्चर का नाम भी देना तो लोगों को उसकी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता कि एंड में इसका हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आना है, लेकिन वो यही समझ रहे हैं शायद ये खेती बाड़ी ही है, एग्रीकल्चर में आप चले जाए। तो इसमें अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है? इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जितनी भी इंजीनियरिंग्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वो उन सभी का कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर में जब हम अप्लाई करते हैं तो वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बन जाता है। जैसे मैकेनिकल वाले लोग जो कारों का इंजन पढ़ते हैं, हम ट्रैक्टर्स का इंजन पढ़ा रहे होते हैं, वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। वो ड्रोन्स वाले ड्रोन्स अगर पढ़ रहे हैं तो हम ड्रोन्स के जरिए पेस्टिसाइड स्प्रे जो है उसको पढ़ा रहे होते हैं, वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। उससे एग्रीकल्चर के अंदर इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। इसी तरीके से पोल्ट्री शेड्स, एनिमल फार्मिंग, ये सारी चीज़ें हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, रिवर्स हैं,
और जो हमारे दरिया हैं और ये फार्म मशीनरी है, ये सारे हमारे स्कोप के मेन एरियाज हैं जिन पर हम काम करते हैं। ठीक हो गया सर, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अब टाइम हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। चलते हैं सुल्तान साहब के पास, उनसे मज़ीद जानते हैं एग्रीकल्चर के हवाले से। अच्छा सर, आपके डिपार्टमेंट में गोश्त और ग़ज़ा के हवाले से इंजीनियरिंग में क्या क्या सिखाया जाता है? हमारे यहाँ पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से बच्चों को सिखाया जाता है, फिशरीज़ के हवाले से भी सिखाया जाता है बच्चों को, ठीक है। और कैसे हम मॉडर्न लाइफ स्टॉक फार्मिंग कर सकते ठीक है। हैं, कैसे हम जो है मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं मीट प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में जो एवरेज एक पर कैपिटा लोग मीट कंज्यूम कर रहे हैं सालाना, वो जितना उन्हें करना चाहिए हेल्दी, उससे 5 गुना कम है। इसका मतलब ये है कि हमें मज़ीद 5 गुना मीट प्रोडक्शन प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, आप जो बच्चे एग्रीकल्चर कर लेते हैं, जैसे उसके बाद उनकी फीडबैक क्या होती है? जो घर बैठ के भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जाना चाहते बच्चे, आपको फिर इसके जैसे फ्रीलांसर्स का इस तरह आया हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे बच्चे माशाल्लाह, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, वो खास ट्रेंड होते हैं, ठीक है। और उसमें बाद में फ्रीलांसिंग में बहुत सारा स्कोप है उसके अंदर, और बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है। इंस्टेड में ये कहना चाहूँगा कि गज़टिंग ऑफिसर की जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा वो कमा रहे हैं। ठीक उन्होंने है। अपनी गाड़ियाँ ले ली हैं 2-2 3-3 सालों के ठीक अंदर, है। और बच्चियों के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि वो एक अच्छा फील्ड है कि बाहर जॉब करने की बजाय अगर वो घर में अपने कंप्यूटर पे काम कर रही हैं, उसमें हमारे बच्चे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं, डिज़ाइंस कर रहे हैं एग्रीकल्चर सिस्टम्स को और एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस के लिए, सिमुलेशन में बहुत आगे गए हैं, मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और बाहर के प्रोफेसर्स और बाहर की इंडस्ट्रीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं। लेकिन सर फिर भी उनको किसी ना किसी की हेल्प की तो ज़रूरत पड़ती होगी, तो वो आपके साथ इन टच रहते हैं या वो फिर किसी और डिपार्टमेंट के कोई टीचर या प्रोफेसर से कनेक्ट करते हैं? ज़्यादातर हमारे डिपार्टमेंट के अंदर टीचर्स के साथ कनेक्टेड है बच्चे, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेंथ कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैनेज नहीं हो हाँ सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। हर टीचर के हिस्से में तकरीबन को 15 से 20 टीचर स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, वो उनको पर्सनली टाइम दे रहा होता है ठीक ना। है। और हमारी जो फैकल्टी है हमारे डिपार्टमेंट की, उसमें 10 के करीब लोग PhDs हैं, ज़्यादातर बाहर से PhD हैं, सबके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, और ज़्यादातर लोग बहुत ही, मैं समझता हूँ, हाई लेवल पे पढ़ा रहे हैं, और बहुत ही हाई लेवल टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको स्टूडेंट्स के नॉलेज को इम्प्रूव करा रहे हैं ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर जैसे आपने बताया कि हमें अपना मीट प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ाना होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे? कैसे? अब आजकल तो देखें, अब हमारे यहाँ जो लाइव स्टॉक में फार्मिंग, कट्टे की फार्मिंग बहुत बीफ प्रोडक्शन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चिकन के अंदर भी अब देखें ना, जब से डॉलर ऊपर गया है तो चिकन भी 500-600 रुपये किलो आ रहा है, तो उसकी भी हमें ज़रूरत है कि वो प्राइस नीचे आए, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो ऐसा सके। ही है, ऐसा ही है। जबकि फीड को ही देखें तो सारी फीड बाहर से आ रही है, उसकी ज़रूरत है कि हमें लोकली उसको हम बना पाएँ। ठीक है। इसी तरीके से अब सर्दियों में देखेंगे आप, फ़िश का मौसम शुरू हो जाएगा। फिशरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही। कैसे फ़िश को ऐड किया जा सकता है उसके अंदर, और इसी तरीके से देसी मुर्गी की फार्मिंग शुरू हो रही है, जिसमें जो है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। इनमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे, फ़िश फार्मिंग पे, चिकन पे, या जैसे आप कह रहे हैं वो कट्टा का जो इस तरह का, उस पे कौन सी चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है? ज़्यादा चिकन पे दिया जा रहा है, ठीक क्योंकि है। वो सस्ता है, आवाम जो है वो ज़्यादा पैसे नहीं भर सकती। वो भी इतना सस्ता नहीं रहा सर अब। रिलेटिवली इतना सस्ता वो भी नहीं रहा, वो भी ज़ाहिर सी बात है, इतना सस्ता नहीं रहा, वो गरीब आदमी की पहुंच से बाहर बहुत चला दूर गया। हो गया। और एग्स की प्रोडक्शन आप देखें, एग्स भी अब गरीब आदमी की प्रोड्यूस जो है ना पहुंच से बाहर हो चुके हैं। उस पर ज़्यादा कोशिश यही है कि बुनियाद को पकड़े, ताकि सस्ती प्रोटीन जो है। अच्छा सर, ये इसमें एग्रीकल्चर का हाथ है या हुकूमत का हाथ है, ये एग्स की जो हमारे पहुंच से दूर हो रहे हैं? मेरे ख्याल हुकूमत का तो इतना हाथ नहीं है इसमें। अच्छा। इसमें एग्रीकल्चर के हवाले से ही वो प्राइजेज उतनी ही है, लेकिन क्योंकि
इन्फ्लेशन जो हो रही है इंटरनेशनली वो एक फैक्टर इसमें प्ले कर रही है, और जबकि हमने अपने जो वसाइल हैं अर्निंग के वो नहीं उस तरीके से बढ़ाए सही ना। सही सही हो गया सर। अच्छा, इसके अलावा आप बच्चों में किस हद तक आप देखते हैं कि उनको किन मसाइल का ये सामना होता है पढ़ाई में? हम्म। कौन सी चीज़ है जो आप कहते हैं नहीं समझ आ रही इनको, इनको बार-बार हमें समझानी पड़ती है? एक चीज़ मैं समझता हूँ कि वो शायद पढ़ाई के अलावा है, क्योंकि अब तो गूगल और इंटरनेट इतनी चीज़ें हैं, ऐसा ही बच्चे है, सीखना ऐसा चाहें ही तो है, बहुत ऐसा कुछ ही है, सीख सकते ऐसा हैं। ही है। हमारे बच्चों ने सक्सेस को और जो गोल्स को ना अपनी मतलब सक्सेस कह लें या आप अचीवमेंट्स कह लें, उनको अपना गोल बनाया हुआ है। ठीक है। हालांकि गोल जो है ना, मैं समझता हूँ खुशियाँ होनी चाहिए, हैप्पीनेस होना ऐसे ही चाहिए। है। बच्चे अपनी मतलब जितना भी कमा रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, बाज़ का वो खुश नज़र नहीं आते, वो अपने मुल्क से खुश नज़र नहीं आते, बाज़ का हर टाइम वो मुल्क से बाहर जाने की बात करते हैं। शिकायत रहती है उनको। और जैसे ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे अब आ रहे हैं तो इनमें से कोई भी शायद मुल्क को सर्व करना उस तरह नहीं चाहता जो आज ऐसा से ही है। 20-25 साल पहले लोग सर्व करना चाहते, तो वो खुश रहना शायद एक फैक्टर मिस हो रहा है। अच्छा सर, ऐसा है कि हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज में कोई ऐसा पीरियड या कोई ऐसा थोड़ा सा टाइम प्रोफेसर्स को, टीचर्स को निकालना चाहिए कि वो बच्चों से तालीम से हट के पूछे कि आपकी ज़िंदगी में किन मसाइल का सामना है, एग्जैक्टली। आपके साथ वो शेयर करें, और आप एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, उन्होंने अगर आपके आगे एक प्रॉब्लम रखी है, आप उसको सही तरह गाइड करें। ये कितना ज़रूरी है आप कहते हैं? मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे डिपार्टमेंट में एक हफ्ते में एक पीरियड हम ऐसा रखते हैं ठीक है। जिसमें स्टूडेंट्स और टीचिंग के अलावा जो बाकी उनके पर्सनल मसाइल है उसके अंदर हम उनकी जो है ग्रूमिंग करते हैं, ठीक है। और अपने मसाइल से डिस्कस करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि वो इम्प्रूव करें। लेकिन सोसाइटी और तरीके से चल रही है, एजुकेशन इदारे और और तरीके, तरीके से पेरेंट्स चल और हिसाब से चल रहे हैं, ऐसा और ही जो है। इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें आ रही हैं वो बिल्कुल ही कौम को और तरफ से लेके चल रही जी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे। अच्छा, काउंसलिंग कितना रोल प्ले करती है? काउंसलिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो ये हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं समझते कि काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के? वो कहते हैं आपने उसको बताया, आप पहले मुझे बताते, लेकिन आपके अंदर कोई तो ऐसी चीज़ थी जो बच्चे ने आपको छोड़ के किसी दूसरे का सहारा लिया। एग्जैक्टली। काउंसलिंग में बाज़ औक़ात काउंसलिंग हो रही है और बाज़ औक़ात तो उसके अपोजिट भी हो रही है ना, जो पॉजिटिव काउंसलिंग की बजाय नेगेटिव काउंसलिंग भी सोसाइटी कर रही है बाज़ ठीक औक़ात। है। तो जब तक पेरेंट्स और टीचर्स मिलके। मिलके अपना रोल नहीं अदा करेंगे तो कैसे चलेगा? बाज़ औक़ात पेरेंट्स स्टूडेंट्स आ जाते हैं डिग्री में, और पेरेंट्स मतलब 4 साल में एक दफ़ा भी मिलने नहीं आते, अपने बच्चे का पूछने नहीं आते। हाँ। तो ये बड़ा अजीब है कि वो उन्हें इतना भी टाइम नहीं कि वो 6 माह में एक दफ़ा अपने पेरेंट्स टीचर्स जो हैं के पास जाएँ और पूछें कि उनके बच्चे कैसे परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो सर इसकी रीज़न क्या है कि वो 3-4 साल में एक बार भी नहीं आते? अब वो समझते हैं शायद ये ज़रूरी नहीं है, हालाँकि ये तो बहुत ज़रूरी है। ये तो ज़रूरी है कम्फर्ट। क्योंकि अच्छा, जो बच्चे आपको पास आके, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने आपको बताया हो कि मुझे इन मसाइल का सामना है, तो किस तरह की काउंसलिंग आप उसकी करते हैं कि जो है वो रिलैक्स भी हो जाए, मेंटली भी सेटिस्फेक्शन? उन्हें किन मसाइल का सामना होता है? वो घर से प्रेशराइज़ होते हैं, माली वजह से प्रेशराइज़ होते हैं, किस चीज़ की उनको ज़्यादा वो होती है? माली वजह से अक्सरियत प्रेशराइज़ होते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली उस तरह से एजुकेशन में तो उसका उतना फैक्टर नहीं पड़ता। लेकिन ज़्यादातर बच्चे आते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को पर्टिकुलरली सिमुलेशंस की समझ नहीं आ ठीक रही, है। मॉडर्न टूल्स की समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो मॉडर्न टूल्स अगर देखें, जो बच्चा इस्लामाबाद में जिसने एफएससी की और उसके जो घर से कंप्यूटर का माहौल मिला, टूल्स का ही है, माहौल मिला, ऐसा ही वो है। जिस तरह परफॉर्म कर रहा होगा, ये जो ओ लेवल ए लेवल से पढ़ के बच्चा है वो जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, वो हमारा बाज़ का लोअर पंजाब का बच्चा उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। तो वो हमेशा बेचारा इस तगज़ुल में रहता है कि कैसे मैं बूस्ट कर जाऊँ ना, वो इस सिलसिले में आते हैं। फिर हम उनको रास्ता बताते हैं कि ये 8-10 रास्ते हैं, इनमें से हो सकता है 5 में आप नहीं क्लिक कर सकते, 3 में कर 3 सकते कर हो, सकते तो हो। इनको फोकस करें। ठीक हो गया। अपने बच्चों में आप देखते हैं आप किसी को आपको लगता है कि आप किसी बच्चे के रोल मॉडल, और वो कहते हैं कि हमने भी जी एग्रीकल्चर में आना है अगर हमारे बाबा इधर हैं तो? या मैं हर समझता किसी हूँ के अलग-अलग मैं थिंकिंग है? समझता हूँ मैं अपने बच्चों का रोल मॉडल हूँ ना हूँ, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स का बहुत सारों का रोल मॉडल हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं और अपनी इस फील्ड के अंदर उन्होंने बहुत जान भी मारी है। और मेरे पर्टिकुलरली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और बाहर अब ज़्यादातर बाहर बैठे हैं और बहुत आगे उन्होंने अपना फ्यूचर बनाया, डॉलर्स में कमा रहे हैं। तो जब वो वहाँ जाके देखते हैं कि यार हमारे टीचर ने हमें इतना कुछ सिखाया था और जो है अब हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, फिर वो एक्नॉलेज करते हैं। मेरा अभी एक रिसेंटली स्टूडेंट चाइना गया है, ठीक है। तो उसके प्रोफेसर ने उसे कहा कि आपकी ग्रूमिंग और जो स्किल्स इतनी इम्प्रूव हैं, आप जितने स्टूडेंट्स हैं ना सर को कहें अपने के हमारे पास भेज दें। हमारे पास भेज तो दें। वो फिर उसका मुझे फ़ोन आया, कहता सर मुझे ना इतना अच्छा लगा सुन के कि आपने हमारी ट्रेनिंग इस लेवल पे की है कि बाहर का प्रोफेसर भी खुश है।
तो ऑब्वियसली वो बच्चे भी मेहनत करने वाले होते हैं, समझते हैं, दिन रात लगाते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, तो विन विन सिचुएशन, दोनों साइडों से एफर्ट करनी पड़ती है। अच्छा सर, मुकम्मल कामयाबी के लिए टीचर्स के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि स्टूडेंट के ऊपर? ऐसा टीचर के ऊपर ना, टीचर के ऊपर कैसे? टीचर, क्योंकि वो स्टूडेंट को तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है ना, वो आगे नहीं देख पा रहा होता, टीचर उस जगह पे खड़ा होता है, वो उसको देख पा रहा होता है। तो काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है, उनको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन अब हमारा जो ओबी सिस्टम, पीईसी जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में कहती है, वो हमें इसके ऊपर एम्फेसिस करने को कहता है कि स्टूडेंट को मोटिवेट करें। अगर उन्हें आइडिया हो कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, तो वो वाकई बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे स्टूडेंट में बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है, और वो अगर सही जगह पे लग जाए वो पोटेंशियल, तो वो मुल्क और कौम और अपनी फैमिली को बहुत ऊपर उठा सकता और जो स्टूडेंट्स शॉर्टकट ढूंढते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? है। शॉर्टकट ढूंढते हैं, ज़्यादातर उनमें से फेल हो जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली उनमें से कामयाब भी होते हैं, और जो कामयाब होते हैं वो बाकियों से भी बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। और उनकी लक साथ देती है। लक साथ देती है, और मैं ऐसा नहीं कहूँगा, तो हर ऑप्शन को अवेल करना चाहिए, और अगर लाइफ आपको मौका दे रही है किसी तरीके से ऑप्शन को, उसको अवेल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल रिजिड होकर एम्फेसिस करना और दूसरे बाकी ऑप्शन को छोड़ देना, ये ठीक नहीं है। हर ऑप्शन को अवेल करें, अवेल चाहे वो शॉर्टकट हो, चाहे वो जैसा मर्जी हो। सर, आपको भी कभी शॉर्टकट मिला था? आपने अवेल नहीं किया या आपको मिला नहीं? शायद मिला नहीं। अगर आपको मिलता तो आप इसको जरूर मेरा ज़रूर ख्याल, avail करते किस ना। किस्म के शॉर्टकट की आपको तवक्का थी अपनी लाइफ में या अपनी लक से, और आपको वो नहीं मिला? देखें, लाइफ में गोल्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है। जब मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम मैं ये चाहता था मैं टॉप कर जाऊँ, मैंने टॉप भी किया, चलो, लेकिन उसके बाद एक सक्सेस इंडेक्स बना कि मेरी जॉब हो जाए। अच्छा, उसके बाद सक्सेस इंडेक्स इंशाअल्लाह का शायद ये हो जाता है कि उसकी शादी हो जाए। ऐसे ही। अच्छा, फिर होता है बच्चे हो जाए। तो ये वक्तन फवक्तन बदलता रहा है शॉर्टकट के। अब शायद शॉर्टकट ये है कि मैं खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ जीऊँ और मसाइल से बचूँ, और मेरे बच्चे मुझे पसंद करें, मेरे स्टूडेंट मुझे पसंद करें, और मैं एक हेल्दी ज़िंदगी जीऊँ और अपने मुल्क के लिए कुछ कर पाऊँ। सर, इंशाल्लाह ये शॉर्टकट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म आपका, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे लॉन्ग टर्म चले। अच्छा सर, आप बच्चों को, जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, इन एक्सीडेंटली या इन अपने बिल्कुल सेंस हो के शौक से आना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, जो इसका स्कोप क्या है? फार्मर बैकग्राउंड से जो बच्चा है, उसको तो कोई दो राह ही नहीं उसको आना चाहिए। वो अपनी ज़राअत के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्प्रूवमेंट ला सकता है, वो मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ जा सकता है। जो पेरेंट्स उसके जो एग्रीकल्चर करते रहे हैं, वो उससे आगे निकल सकता है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है। इवन आजकल तो अगर सही तरीके से फार्मिंग हो तो 1 एकड़ में ही बहुत कुछ आपको मिल जाता बिल्कुल है, ऐसा ज़्यादा ही। ज़मीन भी नहीं चाहिए ऐसा आपको। ही, ऐसा ही। जबकि जो शहरी बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, और उनके लिए मैं ये कहूँगा, उनको कूल नहीं लग रहा होता बाज़ का एग्रीकल्चर, वो अगर इसमें जान मारें और एग्रीकल्चर के अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो दुनिया में बहुत आगे जा सकते हैं। दुनिया में इस टाइम जो फ्यूचर है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान से बाहर एग्रीकल्चर, अमेरिका, यूरोप के अंदर, ये जो है चाइना के अंदर, हज़ारों नहीं लाखों ने हमारे ग्रेजुएट्स चाहिए चाइना को एग्रीकल्चर के अंदर। अगर हमारा पास वो हम मैन पावर है, वो वहाँ से भी सीखे, हमारे लिए भी सीखे, मुल्क के लिए भी काम करे, और अपनी स्किल भी इम्प्रूव करे। मैं समझता हूँ फ्यूचर जो एग्रीकल्चर में हो सकता है, वो किसी और डिसिप्लिन में नहीं है। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर खेती बाड़ी करने वाले किसान का बच्चा, फार्मर का बच्चा अगर आके एग्रीकल्चर में आ जाता है, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें आसान होती हैं, या उसको भी एक दूसरे बच्चे की तरह ही सारा कुछ जो एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है? कुछ चीज़ें तो उसके लिए आसान हो जाती हैं, उसका बैकग्राउंड होता है, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ें उसको भी उसी तरीके से एफर्ट करनी पड़ती है। उसमें क्या चीज़ उसको जो है उसको हर्डल आती है? टूल्स, मैं समझता हूँ टूल्स, वो जो हैं कंप्यूटर गैजेट्स जो हैं, वो वहाँ से उसको बैकग्राउंड से नहीं मिले होते हैं। अगर वो उन पे मेहनत करके उन पे काबू पा लेता है, तो वो वहाँ से उसको और इसकी निस्बत जो दूसरे बच्चे, शहरी बच्चे हैं, मम्मी डैडी बच्चे हैं, ये टूल्स में रिलेटिवली बाज़ का बेहतर होता है, बेहतर हो जाते ये हैं। कंप्यूटर स्किल्स में बेहतर होते हैं, लेकिन इनको एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड नहीं होता। अगर ये उसको थोड़ा सा ग्रिप करने की कोशिश करें, तो ये फिर उसके अंदर एक्सीलेंस दिखा सकते हैं। अच्छा सर, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहूँगा कि खुशियाँ हमारा गोल होना चाहिए, सक्सेस और जो हमारे ये जो अचीवमेंट्स हैं, ये भी उसका सबसेट है, ये उसका हिस्सा है। ऐसे ही। हमें लाइफ को ऐसे जीना है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, हम अपने बच्चों, पेरेंट्स और अपने गिरदोनवा में लोगों के काम आएँ, और हम उनके लिए एक अच्छा मतलब सोर्स ऑफ मोटिवेशन बने, और अपने मुल्क के लिए भी कुछ करें, और अपने लिए भी कुछ, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करने की हमें फीलिंग्स होनी चाहिए। बिल्कुल। और एक मेरे टॉपिक पे मैसेज देंगे आप, सिबलिंग्स के अंदर ये जो जेलसी है, ये कैसे ख़त्म होगी और ये आती क्यों है? ये मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग से ख़त्म होगी।
ज़्यादा बात करने से ख़त्म होगी। हम्म। आपस में बैठ के पेरेंट्स से डिस्कस करें, बच्चों के साथ बैठ के, बेटा आपको क्या चीज़ आपको पसंद नहीं है। जब तक हम आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे, जब तक बाप हिटलर बना रहेगा, फिर शायद तब तक सर नहीं ये चलेगी। ये चीज़ तो बहुत देर से सुल्तान साहब आएगी, उससे पहले हम जिस लेवल पे जाके ये लड़ना शुरू करते हैं वहाँ हम अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते हैं कि आके वो बैठ के बात करना पसंद करें। बच्चों के लिए हम लड़ने जा रहे होते हैं और बाज़ का तो बच्चे हमें पूछते भी नहीं। पूछते भी नहीं है। इसलिए मैं ये Exactly. कहना चाहूँगा, अपने बहन भाइयों से लड़ना नहीं चाहिए। और हाँ। बाज़ औक़ात अगर आपका हक़ 50 बनता है और आप 45 आपको मिल रहा है, और तो 45 रह के आप हुसैनियत के झंडे के नीचे रहें, ये बेहतर है कि आप यजीद बिल्कुल के झंडे के नीचे बिल्कुल जाएं। ऐसे ही है। 50 के बजाय आप ये ना कहें कि मुझे 52 मिल हाँ जाए जी। या 54 मिल जाए, 50 है 45 Exactly. मिलता है, ले लें, रिश्ते बचा लें अपने। Exactly. तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन जाने से पहले आपको मैं भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि ये रिश्ता बड़ा खूबसूरत है सिबलिंग्स का। अगर आप बच्चों की वजह से, जैसे सुल्तान साहब ने कहा कि हमारे बच्चों की वजह से हमारे दरमियान में इख्तलाफात बहुत बढ़ जाते हैं, तो ठीक है, बच्चे भी आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे होने चाहिए, लेकिन जो आपके रिश्ते हैं, जिनके साथ आपने इतना टाइम गुजारा है, अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात गुजारे, उनको ऐसे ही छोटी मोटी गलत फहमियों की वजह से इतने बड़े बड़े फैसले मत कर जाएं कि ये ख़त्म और मैं मर गया तो ये ना आए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी दूर रखें। छोटी सी ज़िंदगी है, उसको हंसी खुशी गुजारें अपने बहन भाइयों के साथ, अपने सब खूबसूरत रिश्तों के साथ। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।